प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और प्यारे बालक जी, आप लोग का जो डिमांड है हिंदी का, तो इसको लेकर आया गया है। और डिमांड की बात नहीं बच्चे जी, अब टाइम भी है हम लोग के पास, जो बच्चे बच्चे चीज़ें उसको ख़त्म किया जाए। जैसे कि हमने संस्कृत पूरा बुक पढ़ लिया है, और संस्कृत में बच्चे जी मैं कहूँ कि जितना पढ़े हैं वह सब चाहें तो 100 में 100 कर सकते हैं। पता है कैसे? आपको बुक पूरा का पढ़ा दिए हैं, उसको थोड़ा बहुत ज़्यादा रिवीजन कीजिए। 14 चैप्टर है ना, हर 2-3 दिन में 14 चैप्टर का रिवीजन कर दीजिए। खाली उसको जो भावार्थ लिखवाया गया पढ़ के, कुछ उसमें क्वेश्चन के हैं उसको प्रैक्टिस करके। अब आपको बार बार लिखना नहीं है, एक बार आपने लिख लिया होगा, नोट्स बन गया होगा, तब अब या तो लेक्चर देख लेना है या तो उसको पढ़ लेना है। 2 काम कीजिए, संस्कृत में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। सर उसमें अब बच्चा जी आपको मैंने उसमें काम किया था, अंतिम में जो उसके कुछ कार्य समास के क्वेश्चन थे, प्रत्यय से क्वेश्चन थे, संधि से थे, इस तीनों को मैंने उसमें डील किया हूँ। ये तीनों चीज़ें और बुक कर लेते हैं तो संस्कृत में आपके स्वयं में सही हो जाएंगे। अब आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन फिर भी सर आपको एक संस्कृत का अनुवाद का लेक्चर दिया गया था, वो ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है सर? क्योंकि आपको वहाँ पर अनुवाद बनाना सिखाया गया है, और अनुवाद आपको आना चाहिए, तभी तो आप लिख पाओगे, अनुवाद बना पाओगे, है कि नहीं? तो कुछ जो उसको एक लेक्चर अपना है यूट्यूब पर, उसको ज़रूर करें, बहुत अच्छी चीज़ है, ज़रूरी है। और मैं देखता हूँ धीरे धीरे आपको कुछ व्याकरण से भी क्वेश्चन आएंगे। पहले इसको हिंदी खत्म कीजिए, ठीक? तो बच्चा जी हिंदी में क्या, हिंदी में हम लोग बच्चा जी पूरा कहानी खत्म कर चुके हैं। कविता में हम लोग का नंबर आ चुका है, और कविता में भी हम लोग स्वदेशी पढ़ लिए हैं। थोड़ा इसको मार्क करते चले जाए कि हम लोग क्या किए हैं और क्या करना है। राइटर का नाम उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा, क्योंकि मैं लेक्चर के हर शुरू में ही आपको दिखाता हूँ राइटर्स के नाम, ताकि बच्चे को याद रहे। प्रेमघन स्वदेशी को लिखे थे। अब भारत माता है, तो भारत माता को किसने लिखा है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत है। आज हम इसको पढ़ेंगे। इसके पहले स्वदेशी हो चुका है, आज हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं। सुमित्रा नंदन पंत 5 बच्चा हो गया, उसके बाद 12 है, नहीं 7 है। तो इस महीने में हम कवर कर लेंगे। दिसंबर में आपका हिंदी भी काव्य खंड खत्म हो जाएगा, वर्णिका रह जाएगा, वर्णिका जल्दी से जल्दी हम कर लेंगे। ठीक है प्यारे जी, चलो शुरू किया जाए लेक्चर। तो पहले हम पढ़ेंगे सुमित्रानंद पंत के बारे में, इनकी जीवनी पढ़ेंगे, इनकी जीवनी से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, इसको भी मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करूंगा, और जरूर उस पर ध्यान दीजिएगा, पेपर में आता है। उसके बाद इसके भावार्थ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। भावार्थ पढ़ने से ये हो जाएगा आपका कि आपके समझो कि आपके क्वेश्चन कुछ भी पूछें, आप लिखने वाला पूछ ले, MCQ पूछ ले, आप कर लेंगे। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, लेखक का जीवनी बहुत महत्वपूर्ण होता है MCQ में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बच्चे भूल जाते हैं। क्योंकि वहाँ से उनकी जीवनी पर से कुछ बातें पूछी जाती हैं, उनकी जन्म मरण, उनके नाम, उनके माता पिता का नाम, कुछ फिर या उसके उनकी कृतियाँ, उन्होंने क्या क्या रचनाएं की हैं, उनकी क्या कौन सी रचना है, इस पे बच्चे अक्सर फंसते हैं और हिंदी को आसान समझते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चे जी कि अपनी छात्रा ने, अपने क्लास के बच्चों ने क्लास 12th में और क्लास 9th 10th में पिछले साल 90 और 92 और 94 नंबर का आंकड़ा किए हैं लोग, ठीक? तो जब उन्होंने 92 94 कर सकते हैं, तो आप तो बिल्कुल 100 कर सकते हो, क्योंकि उनको यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया गया था, उनको ऑफलाइन पढ़ा के छोड़ दिया गया था। और आपके पास क्या है? आपके पास यूट्यूब पर है लेक्चर्स, आप बार बार उसको देख सकते हो, अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हो, है कि नहीं? आपके पास थोड़ा सा प्लस पॉइंट है, और उनसे थोड़ा पहले पढ़ाया जा रहा है। उनका बहुत लेट हो चुका था, आपका दिसंबर तक लगता है सिलेबस कंप्लीट होने जा रहा है। तो आप कहीं ना कहीं आपके पास 1 महीना जम के रिवीजन करने का मौका आएगा। उसमें हम लोग खूब मॉडल सेट, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे, ठीक? वैसे तो क्वेश्चन बैंक हम लोग साथ में करते ही करते हैं, आपको पता है। चैप्टर के लास्ट में हम लोग क्वेश्चन बैंक पूरा कवर के चलते हैं। और कि जैसा नहीं कि आप लोग को दोबारा फरवरी तक करना ही पड़ेगा, जनवरी तक करना पड़ेगा, आपको साथ में करा देता हूँ। तो आपको अब चिंता मत करना प्यारे जी, आप खाली अपने नोट्स को रिवीजन करें, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपके नोट्स में सब कुछ इंक्लूड है। तो ये अपना रहा परिचय, पढ़ते हैं। और एक हाईलाइटर लेके बैठता हूँ, आप पेंसिल हाईलाइटर जो भी लिए हो लेकर रखिएगा। कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट आएंगे, उसको हम लोग हाईलाइट करेंगे। पहले बात, लेखक का भाई नाम, तो ये सुमित्रानंदन पंत है, ठीक? चैप्टर कौन सा है इनका, इनके पार्ट कौन सा है? ये भारत माता, ठीक? सुमित्रानंदन पंत का जन्म याद रखिएगा 1900 में हुआ था, सन 1900 में हुआ था। अल्मोड़ा जिले में रमणीय स्थल कौसानी, जो कहाँ उत्तरांचल में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद इनके माता का देहांत हो गया। अब माँ का नाम भी दे दिया है। माँ का नाम पूछे तो क्या था? सरस्वती देवी। बच्चे कितने दुख होगा कि कोई बच्चा भी मात्र 6 घंटा का है, 5-6 घंटा का है, 7 घंटा का होगा बच्चा, और उसकी माँ मर गई हो। तो यानी शायद ये अपनी माँ, आपको पता भी होगा कि बच्चे जब अक्सर दूध पीते हैं माँ का, तो थोड़ी सी कुछ देर बाद, 24 घंटे बाद, कुछ दिन बाद माँ का पहला दूध पिलाया जाता है। शायद मेरे हिसाब से इन्होंने माँ का अपना शायद प्रथम बार दूध भी नहीं पिया उन्होंने,
जो माँ का प्रथम दूध अमृत के समान होता है। तो इनकी माँ क्या थी? सरस्वती देवी। तो ये एक जीवन है। अब देखो इंसान अगला आपके सामने खड़ा है, जिसका सहारा छूट गया हो बचपन में। तो अक्सर हो जाता है भाई, जो जीवन में जितने संघर्ष करते हो इंसान निखरता है और सामने आता है। तो आप लोग तो कितने अच्छे हो ना, आपके पास सब कुछ है, आपके पास माँ है, पापा है, फैमिली है, आपके पास सब कुछ दिया जा रहा है, सपोर्ट है, हम लोग भी आपके साथ में। तो आपको तो क्या कुछ तो जरूर अपने जीवन में करना चाहिए। इनके माँ का देहांत हो गया था। तो क्वेश्चन अगर कुछ नया पूछे तो माँ इन सरस्वती में सुमित्रानंद पंत की माँ का देहांत इनके जन्म के कितने देर बाद हो गया था? तो 6 घंटे। पिता भी गंगा दत्त, इनके पिताजी का नाम क्या है? गंगा दत्त कौसानी, जो क्या थे? टी एस्टेट में अकाउंटेंट थे। कौसानी टी एस्टेट में क्या थे? ये अकाउंटेंट थे। अकाउंटेंट मतलब जो काम पैसों से का जो अकाउंट संभालते हैं उनको बोलता है। पंत जी की प्राथमिक शिक्षा यानी पहली पढ़ाई गांव में हो गई थी। फिर बनारस से उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा ली। हाँ सर। वे कुछ दिनों तक कलांतर राज्य में भी रहे। कहाँ तक रहे? कलांतर राज्य में भी रहे। उसके बाद आजीवन, उसके बाद हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए इलाहाबाद में रहे। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उनका देहांत कब हो चुका था, उनका निधन कब हुआ है? तो आप कहिएगा 29 दिसंबर 1977 को उनका देहांत हो गया है। पंत जी की आरंभिक काव्य प्राकृतिक प्रेम। इनकी आरंभिक काव्य क्या है? आरंभिक काव्य क्या है? प्रकृति प्रेम और शिशु सुलभ जिज्ञासा। शिशु सुलभ जिज्ञासा को लेकर प्रकट हुआ। उनकी आरंभिक रचनाएं, उनकी आरंभिक मतलब शुरू की, उनकी पहली रचनाएं क्या थी? प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। पंत जी, ये भी क्वेश्चन पूछा कि पंत जी किस प्रकार कवि हैं? तो याद रखिए पंत जी छायावादी कवि हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? पंत जी किस प्रकार कवि हैं? तो कहिएगा प्रवृत्ति से कैसे कवि हैं? छायावादी कवि हैं। परंतु उनके विचार उदार मानवतावादी। उन्होंने एक प्रसाद और निराला, प्रसाद बोले तो राजेंद्र प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये पूरा नाम है इन लोगों का, के समान छंदों में शब्द योजना में नवीन प्रयोग किए। पंत जी की प्रतिभा कलात्मक सूझ से संपन्न है, अतः उनकी रचनाओं में एक विलक्षण मृदुता और सौष्ठव मिलता है। युग बोध के अनुसार अपनी काव्य भूमि का विस्तार करते रहना पंत जी की काव्य चेतना की विशेषता है। वे परिणाम से प्रकृति सौंदर्य से अभिभूत हुए। शुरू में जब ये अपना काव्य शुरू किए तो अभिभूत, प्रकृति क्या था जिससे मतलब हम लोग जो नेचर है, पृथ्वी, हवा, मिट्टी, पानी, फूल, पौधे, इनसे इनको ज़्यादा जिज्ञासा होगी। फिर विस्तार करते फिर मानव सौंदर्य से, फिर मनुष्य के बारे में उन्होंने कुछ काम किया। फिर मानव सौंदर्य से उन्होंने समाज की ओर आकृष्ट किया। समाजवाद से वे अरविंद दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए। वे मानवतावादी कवि थे। कैसे कवि थे? मानवतावादी कवि थे, जो मानव इतिहास के नित्य विकास में विश्वास करते थे। वे अतिवादिता एवं संकीर्णता के घोर विरोधी थे। उनका अंतिम काव्य, ये भी क्वेश्चन पूछा कि इनका अंतिम काव्य क्या था? तो लोकयान है। ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे पेपर में, अच्छा क्वेश्चन होगा ये। लोकयातन एन है, हाँ लुकायतन। तो सूर्य के अंदर सुमित्रानंद पंत की अंतिम काव्य क्या है? तो लोकयातन, जो उन्होंने परिपक्व चिंतन की समेट, जो उनकी परिपक्व चिंतन को समेट देता है। यानी जब अंतिम है तो उनको बताता कि इनमें क्या मैच्योरिटी थी। परिपक्व इंग्लिश में बोलते हैं, परिपक्व को बोलते हैं मैच्योरिटी, जिनमें क्या मैच्योरिटी थी और उनकी चिंतन को हमेशा उसी में समेट देता है। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ, उच्छ्वास, क्वेश्चन पूछा जाए, ये मैं बोलता हूँ आपके टफ होगा। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछा उच्छ्वास किसकी रचना है? तो सुमित्रानंद पंत का। पल्लव किसकी रचना है? तो वजह एक बार तो आपको नोट्स में समय लिखवा ही दूंगा, लेकिन आपको बार बार पढ़ते रहना पड़ेगा। ग्रंथ, ये क्वेश्चन पूछा गया है। गुंजन किसकी रचना है? युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 2 क्वेश्चन पूछे गए जी उन्हीं से कि गुंजन किसकी रचना है और ग्राम्य किसकी रचना है। तो ये दोनों के दोनों ऐसे सब देखो, ये भी युगांत, युगवाणी, स्वर्णधुली, स्वर्ण किरण, युगपथ, चिदम्बरा याद रखिएगा, मेरे ख्याल से ये भी अच्छा पॉइंट है। चिदम्बरा किसकी रचना है? सारे के सारे इत्यादि पंत जी के। अब देखो इनके नाटक, आलोचना, कहानी, उपन्यास भी है। इन्होंने आलोचना, नाटक, उपन्यास भी लिखा है। तो चिदम्बरा क्या है? चिदम्बरा सब क्या है? नाटक उटक है। इन पर क्या मिला है? उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला है।
प्रकृति सुंदर कविता के लिए विख्यात कवि रचनाओं में यह कविता यथार्थवादी कविता के एक नए उन्मेष की तरह है। प्रख्यात छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत की यह प्रसिद्ध कविता है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, भारत माता, उनकी कविताओं में से कविताओं के संग्रह से लिया गया है। किस संग्रह से? ग्राम्य से। तो भारत माता शीर्षक उनकी किस कहानी से, किस संग्रह से लिया गया है? कविता से, काव्य संग्रह से, तो ग्राम्य से लिया गया है। यह कविता आधुनिक हिंदी के उत्कृष्ट प्रकृतों में शामिल की जाती है। अतीत के गरिमा ज्ञान द्वारा अब तक भारत का ऐसा चित्र खींचा गया है जो ऐतिहासिक चाहे जितना भी हो, वर्तमान को देखते हुए वास्तविक प्रतीत नहीं होता है। धर्म, वैभव, शिक्षा, संस्कृति, जीवन शैली आदि तमाम दृष्टियों से पिछड़ा हुआ, धुंधला, मटमैला दिखाई पड़ता है। यह देश हमारा वही भारत है जो अतीत में कभी सभ्य, संस्कृति, ज्ञानी, वैभवशाली रहा था। कभी यहाँ इसी भारत यथात्व चित्त प्रस्तुत करता है। तो एक क्वेश्चन भी सर मेरे से पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ऐसा लिखने वाले में, यहाँ पर ये वाला नहीं, ये तो प्रथम में लिख कर देंगे, लेकिन है उसी आधार पर ये कि कैसे चित्त प्रस्तुत करते हैं। बच्चे ऐसे तो नियम तो कहता है कि आपको कविता की लाइनें याद होनी चाहिए। हमने पढ़ लिया, जूनी पढ़ लिया पूरे अच्छे से, हम इसके नोट्स भी बना लेंगे। अब बच्चे जी आपको काम होगा, आप रिवीजन भी करते रहिएगा, आपके पास टाइम है, प्रॉपर टाइम है। देखो पीछे का रिवीजन करते रहोगे, जो भी नए चैप्टर आएंगे तो मतलब परीक्षा तो सामने है तो याद भी रहेगा। आप सिर्फ पीछे वाला रिवीजन करो, जितने आप चैप्टर पढ़ लिए हो सब विषय का, हिंदी, एसएसटी, सबको। एसएसटी में जल्दी आप रीडिंग मारें। एसएसटी का हम लोग आ रहे हैं बैच लेकर, अब जल्दी से उसको रीडिंग कीजिए। एसएसटी में हम लोग पूरा जनवरी शायद एसएसटी में, और मैथ में बाकी रिवीजन में चलेगा, ठीक। क्लासेस मिलेंगे आपको अच्छे से। तो हम इस कविता को पढ़ लेते हैं, चलो शुरू करते हैं। अब देखो बच्चे कैसे करना है। अब देखो ये तो पहले आपको सारी लाइन याद हो, तो अच्छे बच्चे होते हैं ना कविता याद कर लेते हैं, लेकिन आप कहो सर इतना लोड क्यों देते हैं हम पर, बहुत सारे लोड है। लेकिन देखिए बच्चे आप पूरा याद नहीं करते, तो कम से कम ये याद जरूर रखिएगा कि कभी आपसे मान लो आज से 2 महीने बाद पूछा जाए कि ये पंक्ति किस कविता की है, तो आपको याद आना चाहिए कि भारत माता में हमने कहीं पढ़ा था। ये कविता किस पंक्ति की है तो आपको याद होना चाहिए। कभी ऐसा कम से कम इतना तो आपको कर सकते हो ना बच्चे जी, इतना मेहरबानी कर सकते हो कि नहीं, इतना अपने आप के लिए कर सकते हो कि नहीं। मान लो पूरा आपको लाइन याद नहीं है, लेकिन इस लाइन किस कविता का है आप इतना तो आप झलक याद रखना अपने मन में, हाँ इतना कर सकते हैं। बहुत सुंदर बच्चे, इतना काफ़ी है। चलो कहते हैं कि भाई भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है ये सस्य श्यामला, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। कहते अब देखो इसका जब हम भावार्थ पढ़ेंगे, अब इसका भावार्थ क्या है, भावार्थ को ढंग से समझ लेंगे काम हो गया, इसके अर्थ समझ लेना है काम हो जाएंगे आपसे। इसमें से ही सारा क्वेश्चन हो जाएगा आपका, लिखने वाले, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब। जीवनी तो क्लियर है, जीवनी से तो डायरेक्ट पूछेगा, वो आपको याद रहना चाहिए, बस इसका अर्थ आना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन आंसर। चलो तो यहाँ पर कविता देखो, जो यहाँ पर कवि है कौन कवि है, हाँ सर सुमित्रानंद पंत। तो सुमित्रानंद पंत इस पंक्ति में कहते हैं जो भारत माता ग्रामवासिनी जो है ग्राम में वास करती है। कहाँ वास करती हैं? ग्रामवासिनी, ग्राम में। और कहाँ है? खेतों में फैला है सस्यमला, धूल भरा मैला सांचल। कहते हैं भारत में निवास करने वाली भारत माता, और कहते हैं कि जहाँ खेत में सदा सस्ते श्यामला। अब देखो अब आपको कुछ थोड़ी सी ये भी आने चाहिए शब्द निधि इसके, ये वाले जैसे लिखा है सस्यमला, सांवला, दैन्य मदनता, जरित मदता, चितन, इसे कुछ अर्थ याद रहेगा तो और अच्छा। जैसे प्रवासनी, विदेशी विज्ञान, ठीक। सस्य मतलब फसल, ठीक, सस्य मतलब फसल, यहाँ पे लिखा भी है सस्य, उसके नीचे है। तो यहाँ पर लिखे कि कवि कह रहा है कि भाई जो भारत माता हैं ग्राम में निवास करती हैं, जहाँ खेत सदा हरे भरे रहते थे, सस्य श्यामला, धूल भरा समाज मैला सांचल, जो वहाँ भरे रहते थे, खेतों में हरियाली रहती थी, खुशहाली की अच्छे से फसल हुआ करते थे। आज वहाँ पर बच्चा जी मैला आंचल उसका पर है, लेकिन उसका आंचल कैसा है बच्चा जी? मैला सा आंचल है। गंगा यमुना में आंसू जल। और कहते हैं कि भाई आज उसकी दशा, मतलब देखो ये किसकी इशारा कर रहे हैं, ऐसे खेतों की तरफ इशारा कर कर, फसल की तरफ इशारा कर कर, ये किसानों की स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि अपना देश गुलाम है, अंग्रेज हैं, और अपने किसान अच्छे से किसानी नहीं कर पा रहे हैं, उनकी दशा बहुत ख़राब हो चुकी है। यानी कह रहा है कि यहाँ पर किसान, इसका अर्थ होता है कि यहाँ पर किसानों का दुर्दशा जो है बहुत दुर्बल हो चुकी है, अच्छी नहीं है। और कहते जहाँ गंगा यमुना जल की व्याथा के प्रतीक थी कि कितने शुद्ध होते हैं, कितने पवित्र होते हैं जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। और कहते कि आज किसान अपनी दुर्दशा पर आंसू जल बहाकर उदास हैं। आज
आज वहाँ के कुछ किसान भी उदास हैं, उदासनी। मिट्टी की प्रतिमा मतलब वही किसान की बात चल रही है, जो मिट्टी वाले प्रतिमा किसान है वो सब क्या उदास हैं, उनके आंखों में आंसू हैं। जहाँ की जबकि यहाँ की गंगा जमुना के जल की बहुत पवित्रता सुनाई जाती थी, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है अपने देश में। अपनी उदास यहाँ की जनता किसान है, ठीक, चलो मजदूर है। यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी गरीबी की जो भी ये दिक्कतें हैं, इसको सुमित्रानंद पद ने वो अपने कविता के माध्यम से उसको दिखाने का प्रस्तुत की है। तो क्वेश्चन ये पूछा भी गया आपसे, पहला क्वेश्चन कि प्रथम छंद में प्रथम पंक्ति में कैसा कवि है, क्या कवि क्या दिखाना चाहते हैं। तो इसको आपको, जिसको अपने अर्थ समझा, इसी को लिखना पड़ेगा। चलो दूसरे अर्थ पढ़ते हैं इसके। दैन जरित अल्पक चितवन, अंधेरों में चित नीरव रोदन, युग युग के तम से विस्मन, वह अपने घर में प्रवासिनी। अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो दिन दिन में यहाँ पर गरीबी से बात हो रही है। यहाँ पर जो भारत माता अपने कर्मठ किसानों की दीनता गरीबी को देखकर चेतनाहीन, दैन जरित अल्पक मतलब जिसका अपलक जिसका पलक न गिरे, आँख की पलक न गिरे। कहते अपनी भारत की जो भी एक किसान मजदूर गरीब हैं, तो भारत माता उनको देखकर अपने पलक नहीं गिरा रही है, बिना पलक गिराए हुए एक दृष्टि से चितवन अंधेरों में चितवन मतलब कि देख रही हैं, बिना पलक गिराए, बिना आँख की दृष्टि नीचे की, अब आँख के नीचे यहाँ पे इसका अर्थ होता है चितवन का होता है, इसको भी देख लीजिए ताकि आपको पढ़ने का। चितवन लिखा ना, इसका दृष्टि, ठीक, अपनी आँख की दृष्टि चितवन, अपनी आँख की दृष्टि नीचे किए हुए, अंधेरों में चित्त रोदन, अंधेरे में खड़ी हैं, देख रही हैं कि मतलब, लेकिन सिर झुकाए हैं, पलक, लेकिन करें तो क्या करें, मजबूर भारत में देश गुलाम है, कुछ नहीं कर सकती हैं, सह रही हैं, स्थितियाँ देख रही हैं, लेकिन माँ भारत माता सब कुछ देख रही हैं, सहन कर रही हैं, क्योंकि अपना देश गुलाम था, बहुत अत्याचार हुए हम पर, अपने किसानों पर, देश की जनता पर, सब पर हुआ, लेकिन भारत माता सब चीज़ देख रही है कि उनके जो भी संतान हैं उन पर क्या अत्याचार हो रहा है, उनके जो बेटे हैं उस पर क्या अत्याचार किया जा रहा है, वो देख रही हैं। और निःशब्द, ओठों पर कोई उनके शब्द नहीं है, कहते हैं निरोदन, इनके ओठ पर कोई शब्द नहीं है, बिना रोए, रोदन मतलब बिना रोए, आँख के आंसू भी नहीं है, लेकिन उनके ओठों पर मुस्कान भी नहीं है। युग युग के तम से विस्मन मन, अब युग युग मतलब सदियों से जो चल रहा है, और जो भी किसान पर दिक्कतें आई हैं, लोगों पर कठिनाइयाँ आई हैं, सब देख रही हैं। और देखो विस्मत मन, और अपने मन में, वह अपने मन में, बच्चा जी, वह अपने ही मन में क्या है, या अपने ही घर में, लिखने को वह अपने ही घर में प्रवासनी, ऐसा लगता है कि अपने घर में विदेशियों की तरह है। प्रवासनी मतलब कोई बाहर ही आता है उसकी तरह है। भारत माता अपने देश में, भारत माँ अपने ही देश में प्रवासनी, पराये से लग रही हैं, अपनी नहीं लग रही हैं। कभी सुमित्रानंद पद इस पंक्ति में बताना चाह रहे हैं कि जो भी किसान की दिक्कतें हैं, तकलीफ है, उसके बाद माँ उसको देख रही हैं, पल के बिना पलक गिराए हुए, दृष्टि नीचे किए हुए, क्या करें, मजबूर हैं, और ऐसा लग रही है कि अपने ही देश में वो एक तरह से विदेशी की तरह है, प्रवासी है, पराया है, अपना नहीं है, उनका ही देश अपना नहीं है, अपना ही घर उनके लिए पराया है। तीसरा श्लोक में चलते हैं हम बच्चे, सॉरी तीसरा इस कवि छंद में चलते हैं। लिखा है 30 कोटि सनातन नग्न तन, अर्धक्षुदित शोषित निरस्त जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतल निवासिनी। अब इस में कहना चाह रहा है कि जब भी अपने अंग्रेजों के शासन में 30 मतलब था 30 करोड़ संख्या, बच्चे उस समय जब कविता लिखी गई तो उस समय भारत की जनसंख्या 30 करोड़ होगी, या ऐसा बताएं कि भारत माता की जो संतान है 30 करोड़ संतान है, नग्न है, उनके कपड़े नहीं हैं, आधे खाना खा के सो रहे हैं, सुशोषित हैं, उनको शोषण किया गया हुआ है, और निरस्त जन असहाय हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ सह रहे हैं, मूढ़ असभ्य, ऐसा लगता है कि ये मूढ़ असभ्य है, शिक्षित हैं, निर्धन हैं, और नतमस्तक, सर झुकाए हुए हैं, तरु तरल निवासिनी, और वृक्ष जो है उसके पेड़ के नीचे वो लोग निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं। ठीक, सारे के बच्चे हम अर्थ लिखवा देंगे। आपको तो पता है मेरा पढ़ने का तरीका क्या है, अभी हम लोग समझते चलते हैं, एक बार आराम से सब कुछ लिखेंगे। 2 फायदा होगा, एक तो अभी समझ रहे हो, आपको मजा आ रहा है समझने में, थोड़ा आपको कुछ को कवर हो जाएगा, 20% 30%, एक बार फिर इसको लिखवाएंगे अभी आपको 30-40% ज़्यादा हो जाएगा, और एक बार घर पे कभी आप पढ़ लो में 100% हो गया। 1-2 बार रिवीजन करते रहिएगा, काम बच्चे अच्छे हैं, ऐसा पढ़ने का तरीका बिल्कुल अच्छा होगा। कहते हैं स्वर्ण सस्य पदतल लुंठित, कहते जब यहाँ की धरती जो फसल होती थी, सस्य मतलब फसलें होती थी, स्वर्ण सोने की चिड़िया ऐसी होती थी,
सोने की फसल है। भारत में तो सोने की चिड़िया कही जाती थी। आज उसको लुंठ तल 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 मतलब के पैरों से उसको रौंद दिया जा रहा है, उसको रौंद कर उसे खराब नष्ट कर दिया गया है अंग्रेजों के द्वारा। धरती सहिष्णुनी फिर भी ये सहिष्णु बनी है, सह रही है, सहनशील है, सहती है, सबको सह रही है माँ। मन कुंठित, मन में उसका मन तो बचे दुखी है ही है। करंदन कंपित, आधार मौन स्मित, राहु ग्रसित संग। और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसका मन तो दुखित है ही है, फिर भी ऐसा लगता है कि उसके जितने उसके ग्रह थी, क्रंदन बताता कि एक अच्छे चंद्रमा वाली एक अच्छा मौसम में पूर्णिमा की रात में चांद पर लगता है कि ग्रहण लग गया है किसी का, और सरहदे हासनी, और लगता है कि ग्रहण लग गया है जैसे कि। और यहाँ की जो मौसम थी पूर्णिमा वाला, वहाँ पर लगता है कि राहु चांद के यहाँ पर लिखा है कि राहु का ग्रस राहु ने चांद पर ग्रसित कर लिया, राहु का ग्रहण लग गया है इस चांद पर। एक मतलब इसको ऐसा बताया जा रहा है कि मतलब जहाँ पे खूबसूरती होती थी, जहाँ पे सुंदरता होती थी माँ की, सोने की जैसी फसलें होती थी, सोने की चिड़िया कहते थे इस देश को, आज वो सब कुछ उस पर लगता है ग्रहण लग गया, उसके संकट में है, चीज़ें संकट में है। ऐसा बताना चाह रहे हैं कवि हम लोग को इस पंक्तियों के माध्यम से। चलो आते हैं इस पर। मैं नंबरिंग किया हुआ चीज़ को मैं 5 नंबर दे रहा हूँ, इसको 6 नंबर। 5 में कह रहे हैं बच्चा जी, अब चिंतित मुकुट क्षितिज तिमिरांकित नमित नयन नभ स्पच्छादित आनंद श्री छाया शशि उपमित ज्ञान बुढ़ गीता प्रकाशनी। कहते कि जो अंग्रेजी शासन में अत्याचार हुए, शोषण हुए, हम पर इतना अत्याचार किया गया, भारत माता के संतानों को बहुत कष्ट में रखा गया, और इसके बाद लगता है कि ये उदासी के लकीर वातावरण में अंधकार से ढका हुआ है, झुका हुआ है, और नैन कहते झुका हुआ नैन से आंसू भरे इनके। कहते कि नैन वास मतलब पानी ऐसा होता है कि नैन में आंसू भरे हुए हैं। और ऐसा कहा था कि जो भारत माता है किसके श्री छाया शशि उपमित, इनकी उपमा दी जाती थी, इनसे बताता कि ये तो भाई क्या है, भारत माता जो है तो गीता के उपदेश इनसे दिए थे कि ये गीता का उपदेश देने वाली जननी कही जाती थी भारत माता। और आज लगता है कि ये ज्ञान मूढ़, और आज ये गीता ज्ञान देने वाली माँ जी ज्ञान मूढ़, ज्ञान के लगता है कि मूर्ख जैसे मालूम पड़ रही हैं। क्या करें, मूर्ख इसलिए मालूम पड़ रही है कि कोई इन पर अत्याचार कर रहे हैं, माँ कुछ नहीं कर रही है, सहन कर रही है, धैर्य रखी हुई है, सह रही है। लेकिन ऐसा क्यों कर रही है, तो उसका आंसर यहाँ मिल जाएगा। सफल आज उसका तप संयम। ओहो, माँ का जो सफल है, माँ का सब कुछ सफल हो रहा है। जो भी माँ ने क्या किया, तो संयम किया, संयम मतलब धैर्य रखा, इतने उनको अत्याचार सहे, सहना सिखाया हम लोग को, बेटे बेटे को जो भारतीय थे, सहना सिखाया कि कितना भी अत्याचार हो जाए आप सहते रहिए, आपका भी समय अपना अच्छा हो जाएगा। अब कहता कि और पिला अहिंसा स्तन्य सुपुत, पिला दिया अहिंसा का जो मान हमको पिया। लोग हम पर हिंसा कर रहे थे लेकिन हम अहिंसावादी थे, हम उन पर अत्याचार नहीं कर रहे थे, हम वार नहीं कर रहे थे। और ये दूध किसने पिलाया, ऐसा अहिंसा का दूध माँ ने हमको पिलाया, ये भारत माता ने पिलाया सभी किसानों को, अपने बेटे को, 1.25 करोड़ जमीन के थे, 30 करोड़ जनसंख्या संतान थे, उनको माँ ने ऐसा दूध पिलाया था, अहिंसा वाला दूध पिला दिया था। हरती जन भय जन मन भय। अब जो भी इनके जन में, जो भी जनताओं के मन में भय था, वो सब क्या हो रहा है बच्चे, हर रही हैं, खत्म हो रहा है। अहिंसा वाला दूध पीने से सब भय खत्म हो रहा है, तम भ्रम, और सभी जो भ्रम था सब खत्म हो रहा है। जग जननी जीवन विकासनी, अब जग के लोग के विकास हो रहा है, सब लोग जग रहे हैं, और अब लगता है कि अपना उनका जो भी माँ ने सब कुछ सहा, बच्चे ने सहा, आज वो सब कुछ सफल हो रहा है, हो गया। इसी पर ये कविता के पूरे भावार्थ खत्म होते हैं। लेकिन जितना हमने पढ़ा कवि परिचय से लेकर इसके सारे नोट्स बनवा दिया हूँ, आपको एक बार अपने नोट्स में ऐड करना है। बोलूँगा तो नोट करते चलिएगा। मैं थोड़ा इसको सेट कर लूँ पहले अच्छे से। कवि हैं सुमित्रानंद पंत, अपने चैप्टर भारत माता, लेखक परिचय हो गया। अपने पढ़ा था कि 6 घंटे में इनकी माँ का देहांत हो गया था, लिख दिया हूँ, पूरा नोट्स में है। 6 घंटे बाद इनकी माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया था। प्राथमिक शिक्षा गाँव से की, फिर हाई स्कूल बनारस से की। 19 दिसंबर 1970 में इनकी काफी निधन हो गया, मृत्यु हो गई। चिदम्बरा पर बचे जी, उनको क्या मिला, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। ये भी हमने नोट्स में पढ़ा था, अपने बुक से पढ़ा था, इसको ऐड भी किया हूँ ताकि बच्चे का स्कोर कहीं से कटे नहीं। बच्चे आपको खुश इसलिए होना चाहिए कि आपके सर के लिए बहुत, इस पर हम जितने पेपर हैं सबको मैं कवर कराता हूँ, चाहे आपके स्कूल एग्जाम में हुए हैं या आपके सेंटर एग्जाम हुए हैं, सबको कवर किया गया है। हो गया।
अब देखें, इसके आगे मैं थोड़ा सा एक पॉइंट समय बचाने के लिए नहीं लिखा हूँ, लेकिन आपको यहाँ से लिखवा देता हूँ, लिख लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछ दे कभी इस कविता के बारे में लिखने के लिए तो इतना लिख देंगे तो काम हो जाएगा। अब आपको यहाँ से लिख देना है बच्चे जी। मैं तो यहाँ तक ऐड किया हूँ, अब यहाँ से लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आंसर होता है। नहीं, यहाँ से लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दो, पूरा छाप दो नोट्स में। क्यों सर? क्योंकि कविता का परिचय मिल गया, कविता आधुनिक हिंदी के उत्कृष्ट प्रगीत शामिल में है, और यहाँ बताया गया कि हमारा जो देश है ध्यान दव शिष्य से जीवन शैली में था, आज उसके वर्तमान में देखने पर अब उस समय अपना देश पिछड़ा हुआ था, धुंधला मैला मटमैला दिखाई पड़ रहा था। हमारे देश में भारत वही है जो इसमें कभी सभ्य संस्कृत ज्ञान का वैभवशाली माना जाता था। कविता यहाँ इसी भारत की यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया करता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने नोट्स में लिख लीजिए। लिख लिया? क्योंकि मैंने यहाँ तक तो नोट्स बना दिया था कि ग्राम्य से लिया गया है। देखो, ये कविता किससे, भारत माता किससे लिया गया है, उनके ग्राम्य से संग्रहित किया गया है। सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक कविता का परिचय नहीं लिखा था, इसको लिख ले। लिख लिया बच्चों ने? लिख लिया अपने बुक से या इस मेरे जो दिखा रहा हूँ यहाँ से? हाँ सर, हो गया। अब चलिए, अब तो कविता के भावार्थ में देखो, मैं यहाँ लिख दिया हूँ, बुक से लिखवाना था, मैंने समय बचाया थोड़ा सा बच्ची। आपको पता है कि आपके लिए कितने काम हो रहे हैं, डेली लेक्चर आपको साइंस को मिल रहे हैं, और साइंस जितना आपको पढ़ा दिया गया है, मैं कहता हूँ कि आप जाइए कहीं पढ़ के देख लीजिए, आपको उतने प्यार से नहीं पढ़ाया गया होगा। अब क्या कीजिए, पहला नंबर उसको नोट कीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ब्लैक पेन से, ग्रीन पेन से, रेड पेन से, जो जिससे इच्छा हो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले पूरा लिखें, पूरा लिखें, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा है। लिख लिया पूरा? हाँ सर। अब इसके अर्थ जो मैं समझाया गया है, समझिए, हम लोग जो मिल के पढ़े उसको नोट कर लेते हैं अपने नोट्स में। बच्चे जी, मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, मैंने बोला था पूरा आप लिखिए, ठीक। 4 लाइन का तो है, छोटा छोटा लाइन है, कितना सुंदर दिखेगा आपका नोट्स ही जब पूरा लिख दोगे तो। हो गया? यहाँ तक लिख लिए भावार्थ? हाँ सर। अब इसको लिखे, 2 नंबर लिखे, पूरा पूरा लिखिएगा प्यारे जी, प्रवासनी तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक। अलग कलर से लिखिएगा, अब भावार्थ अलग पेन से लिख दीजिएगा, बहुत सुंदर नोट्स होगा आपका। देखो, अब मैंने देने वाले को दूसरे का भी लिख दिया हूँ यहाँ से। अब आपको देखो, अब इसको लिख रहे हैं, ये कविता आपके दिमाग में छप गया होगा। यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो दोनों बन जाएंगे आपसे, लिखने वाला पूछ दे तो भी बन जाएगा, टेंशन नहीं। हम पढ़ना तो सब पड़ेगा हमको बच्चे जी, ये किस चैप्टर से कितना पूछे इसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन सारे कविता आपके दिमाग में चलनी चाहिए, सारे कहानियाँ चलनी चाहिए। हिंदी अपनी मातृभाषा है, 100% नंबर दिलाइएगा इसमें। चलिए 3 नंबर में आइए, यहाँ से यहाँ तक। 30 कोटि संतान नग्न मतलब नंगे तन में है, कपड़े नहीं है, बिल्कुल ऐसे, लेकिन बहुत मुझे कष्ट था जीवन में भारतीयों का, हम लोग के। चलो यहाँ से अर्थ लिखें इसका। अंग्रेज शासन की क्रूरता के कारण भारत माता 30 करोड़ संतान की दुर्दशा यह है कि भाई नंगे शरीर आधे पेट खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसी दयनीय दशा है बच्चे जी अपने, जो भारत माता है उनके संतान की। भारत माता बोले तो उनके संतान बोले तो हम लोग की बात चल रही है, जो हमारे रहे होंगे अपने पूर्वज, उनकी बातें चल रही है उस समय। और ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा हुआ था। चौथा, यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिए, पहले पूरे काव्य नोट कीजिए यहाँ से यहाँ तक, फिर इसका हम अर्थ जानेंगे, और जान भी लिए, सिर्फ नोट्स बनाना है। ओ सर, कितने सुंदर बालक हैं मेरे, सुंदर सुंदर बच्चे हैं, भाई बहन है, बहुत परिश्रमी है, और माँ सरस्वती इनकी बिल्कुल परिश्रम का रंग लाएंगी, और बच्चे तो अच्छा इसको करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जो बच्चे इतने नोट्स बनाए, इतने रिवीजन किए, इतने पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो नंबर तो उनके आने ही नहीं, प्लस एक अच्छे व्यक्ति जरूर बन रहेंगे, क्योंकि इनको इतनी शिक्षा संस्कृति यहाँ से मिली है। सब कविता की, कुछ कविता से हम सीखते हैं, कुछ संस्कृत में सीखते हैं, कुछ बच्चे हम लोग आपस में बात भी करते हैं। हो गया पूरा चौथे का अर्थ आपने लिख लिए प्यारे जी। चलो आइए 5वें में। चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरंकित नमित नभ नयन नभ वाष्पच्छादित आनंद सरी छाया शशि उपमित ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी। आज जो गीता ज्ञान देने वाली माता, लगता है कि ये मूर्ख जैसी मालूम पड़ रही हैं, क्या करें, लाचार है, विवश हैं। हो गया 5। देखिए कविता में जी बहुत छोटा होता है, लेकिन परेशान करता है।
अगर अर्थ नहीं पढ़े होते ना, अब आपको ये कविता से क्वेश्चन खूब बन जाएंगे, लेकिन अब बिना पढ़े इसको बनाते तो आपसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। ट्राई कीजिएगा ना, 6-7 जो भी चैप्टर इसके आगे वाला कवि है थोड़ा पढ़ के देखिए, आपको थोड़ा तंग करेगा, कहानी में दिक्कत नहीं होता है। चलो 6 नंबर हो गया, नोट किए बच्चे जी? हाँ सर। अब 6 नोट किए तो अपने 6 का अर्थ भी लिख लीजिए। चलो अब चलते हैं बच्चे जी, हम लोग कविता के जो भी इसके प्रश्न अभ्यास है इसको किया जाए। चलो तो पहला क्वेश्चन अपना है कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है। ठीक, क्वेश्चन नोट हो गया, क्वेश्चन नोट हो गया बच्चे जी। यहाँ पर लिख दिया, देखो इस चैप्टर से क्या क्या पूछा गया, 1 2 3 4, ये चारों प्रश्न, 6 में से 4 क्वेश्चन पूछ लिया गया है अभी तक, लेकिन हम 6 का भी 6 अभ्यास करेंगे। और तुम कुछ भी पूछो, अब तो तुमको डरना नहीं है। प्रथम अनुच्छेद में कैसा चित्र प्रस्तुत किए थे आपको पता है। चलो उसका आंसर लिखना है। हाँ लो, यही लिखना पड़ेगा, फिर से ये लिखना पड़ेगा कि कविता के प्रथम, आप परीक्षा में पेपर कैसे आंसर कीजिएगा। कविता के प्रथम छंद में कवि सुमित्रानंद पंत ने भारत माता का चित्रण करते हुए कहते हैं कि भारत माता गाँवों में निवास करती हैं, ठीक है, जहाँ पर खेतों हमेशा खुशहाली हरियाली भरी होती है। आज जो महिला सांचल बना हुआ है, किसानों की दशाएं जो हैं बच्चे दयनीय हो चुकी हैं, मर्मिक हैं। ठीक, ये सब आपको दिखा देना है। हो गया? हाँ सर, पहले का आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई हैं? ऐसे अपने ही घर में पराई क्यों बनी हुई है? आपने पढ़ा था ना? हाँ सर पढ़े थे। चलो उसका आंसर लिख लो यहाँ से। सब कुछ इसी का है, लेकिन लगता है उसका अधिकार पर अधिकारों से वंचित है, उसको किसी ने और ने अधिकार जमा ली है, देश गुलाम है, इसीलिए माँ लगता है कि अपने ही घर में प्रवासिनी है, विदेशी है। ठीक हो गया, 2 का आंसर हो गया। हाँ सर। 3 नंबर, कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है? कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है? 2013 में और 22 में पूछा गया है। 3 नंबर प्रश्न। चलो यहाँ से लिख लें बच्चे, मैं नोट्स में से लिखवा रहा हूँ, मैं एक बुक से लिखवा रहा हूँ, इसके आंसर भी अच्छे पढ़े मैंने, अच्छे भाषा में, इसीलिए मैं आपको नोट कर रहा हूँ। हम कोई भी चीज़ सीख रहे हैं अभी, अच्छा चीज़ है। चलो यहाँ से इसका आंसर लिख लीजिए। 3 नंबर प्रश्न है ना, कविता में तो उसे कैसे चित्र खींचता हुआ, ये वाला लिख ले बच्चे। आप देख रहे हैं पर सब कुछ लिखने के बाद यहाँ पर एक पैराग्राफ चेंज किया गया है, और ऐसे पेपर में आप आंसर करेंगे तो और अच्छा रहेगा। पहले तो उसके बारे में बता दिए, फिर उसके लास्ट में लिखते हैं कि इस कविता में गुलामी की त्रासदी और वेदना से पड़ी भारत माता का चित्र खींचा है कवि ने। कौन से कवि है इसके? आप कवि का नाम भी बता सकते थे, सुमित्रानंद पंत, और अच्छा होता। कोई टेंशन नहीं है, चलेगा। हो गया सर? हाँ चलो 4 नंबर देखें। 4 नंबर क्वेश्चन नोट करें, भारत माता का हास्य भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई देता है? लगता है कि राहु ने इसको ग्रसित कर लिया है। 4 क्वेश्चन हो गया। चलो उसको भी लिखते हैं, आंसर उसका प्रश्न हो गया। चलो उसके आंसर लिखते हैं, ठीक है सर? हाँ बच्चे, हिंदी है पेपर में, अपना भी थोड़ा सा इसमें ज्ञान दे देंगे, कोई जो भी आप पढ़ें इस पर अपने भाषा से भी लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं, आपको डरना नहीं है, बिल्कुल डरने वाला विषय नहीं है। कोई साइंस नहीं है कि बिल्कुल आपको एकदम पैटर्न वही लिखना है, वही रिएक्शन होना चाहिए, नहीं। इसमें उसका भाव अपने भाषा में बता सकते हैं हम, ठीक, अलग नहीं बताना है, जो आपने पढ़ा उसी को, ठीक। हाँ सर, चलिए नोट करें। तो वही बात जो हमने पढ़ा था ना, जिससे लगता है चंद्रमा पर ग्रहण लग गया है राहुल का, उसी तरह लगता है कि भाई भारत में तो जो है गरीब है, लोग परेशान हैं, उनको भी लगता है कि इनका मतलब लोग समझो कि हम लोग को ग्रह लग चुका है। हो गया आंसर? ये क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ दो मत देखना मुझे, ये दूसरा मतलब नहीं, आपको बुक का 4था नंबर क्वेश्चन का आंसर है। मैं क्वेश्चन बैंक से काट रहा हूँ, ठीक है सर? हाँ क्वेश्चन बैंक से क्यों सर? क्योंकि पेपर में मालूम नहीं चले क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ सर पूछा गया है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कभी भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहता है? क्योंकि बच्चे सब कुछ होते हुए गीता को उपदेश देने वाली माँ आज क्या है, उनको कुछ नहीं कर पाने से झुका कर देख रही हैं, एक मूर्ति बनी हुई है, एक प्रवासिनी बनी हुई है। ऐसा लगता है कि वो मूर्ख जैसी हैं, क्योंकि कुछ नहीं कर पा रही हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, ठीक। हो गया 5 नंबर क्वेश्चन नोट किया आपने? हाँ सर, आंसर देखें इसका। आंसर में यही लिखना है बच्चे जो आपने पढ़ा था, ठीक। तो भावार्थ पढ़ने के बहुत सारे फायदे। चलिए आखिरी प्रश्न को देख लिया जाए। आखिरी क्वेश्चन इस साल पूछा गया, 2023 में पूछा गया है कि कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल हो रहा है? ओहो, हमने पढ़ा था ना सर कि हाँ जो ही माँ ने हमारा सब कुछ सहा,
आज सब कुछ क्या हो रहा है, सफल हो रहा है। तो देखो भाई 2023 में पूछा गया है ये सवाल, लेकिन सर इसको मैं 2 बार क्यों लिखा हूँ, देखो आपके बुक में तो ऐसा दिया है, लेकिन इस बार ऐसे पूछा था 2023 में, थोड़ा नाम चेंज कर दिया कि बच्चे परेशान हो जाए। लिख दिया था कभी इसी क्वेश्चन को, कवि सुमित्रानंदन पंत की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल हो रहा है। कवि का नाम लगा दिया, अपने बुक में ऐसा क्वेश्चन किया था। लेकिन जो बच्चे हैं वो थोड़ी डरेंगे, जो पढ़े लिखे हैं, वो जो चीट करने वाले बच्चे मर जाते हैं, अरे सॉरी हम तो ऐसे याद किए थे, ऐसे पूछ दिया है, अब क्या करें। तो रटने वाले फंसेंगे। आपने तो समझा कि चीज़वा देख के है, थोड़ी दूर करके पूछ रहे हैं, तो उत्तर उसका यहाँ से लिख लें। प्रश्न लिख लिया था सर, दोनों क्वेश्चन को लिख लीजिएगा ताकि आपको याद भी रहे। इस प्रश्न को भी ऐड कीजिएगा उसी में, उसके नीचे, क्योंकि ऐसे भी इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जाता है। मतलब आप ये फील है कि हाँ सर क्वेश्चन घुमा फिर के पूछा है तो वो डरना नहीं है। हो गया आंसर यहाँ से यहाँ तक। चलो इस तरह से आपका पूरे प्रश्न अभ्यास मैंने कवर करा दिए। अब मैं क्वेश्चन बैंक भी कराता हूँ, 2 क्वेश्चन बैंक से अभी थोड़ी अभी और इसका बुक का वो है, बुक का 2 और बचा हुआ है, एक 7 का क और 7 का ख। उसके बाद हम क्वेश्चन बैंक से भी 2 क्वेश्चन अच्छे इसके भावार्थ में से पूछा गया है, उसको भी करा देंगे। हो गया। चलो 7 का क देखते हैं। 7 का क लिखते हैं सर। हाँ देखो बच्चे जी, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है व्याख्या कीजिए, सप्रसंग व्याख्या करें, ऐसा क्वेश्चन लिख देगा, स्वर्ण सस्य कुछ भी 2 लाइन 4 लाइन लेकर उस कविता का पंक्ति लिख देगा, उस कविता का पंक्ति का अर्थ पूछेगा आपसे परीक्षा में। तो मुझे मतलब आपको कविता पूरा उसका लाइन याद नहीं, लेकिन अर्थ तो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे अपने संस्कृत में मेहनत किया है बच्चा जी, थोड़ा सा यहाँ भी आपको ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो 5 नंबर गंवाएंगे आप। देखिए पेपर दिखा दूँ, चलो आपका सेंटर पर एग्जाम का ये देख लो। यहाँ देखें ये वाला क्वेश्चन की मैं बात कब से कर रहा हूँ कि व्याख्या करें। देखिए क्या लिखा है, व्याख्या करें, कितने नंबर के, 5 नंबर का। कम से कम 100 शब्द लिखना है, यानी कम से कम इसमें 4-5 लाइन 6 लाइन तो लिखना ही लिखना है। शब्द सीमा 100 तक लिखना पड़े। जैसे लिखा है अगर उल्टी बारी भलती होती तो अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछल कर नीचे आती। जब भी संतु और हम लोग चैप्टर पढ़े थे मछली वाला, तो उस चैप्टर से पूछा है, तो पहले लिखेंगे आप परीक्षा में ऐसे लिखेंगे, ऐसे परीक्षा में कैसे लिखेंगे आप, जिसमें इस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर लिखना होगा तो एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ऐसे तो आंसर हम इसका करेंगे, लेकिन आपको पता तुरंत मालूम चल जाना चाहिए कि कहाँ से पूछा है। तो पहले लिखेंगे यह प्रस्तुत पंक्ति हमारी गोधली भाग 2 से भारत माता, ये तो क्वेश्चन भारत माता का है तो भारत माता लिखा। ये वाला क्या लिखते हैं आप, ये मछली शीर्षक से ली गई है, जिसके लेखक कौन है, जिसके कवि जो भी लेखक हैं, इसके तो सुमित्रानंद पंत है, मछली की जो भी है, सारे चैप्टर के राइटर के नाम याद होने चाहिए। इतना लिखते हैं आप तो 2 नंबर, इतना लिखते हैं तो 2 नंबर। खाली कविता की लाइन, कहानी का लाइन पकड़ लेते हैं आप, उसके थोड़ा परिचय देते हैं पेपर के हेडिंग में, ऐसा आपको 2 नंबर तो मिलने हैं। अब थोड़ा इसकी व्याख्या कर देना पड़ेगा कि उस पंक्ति में क्या अर्थ है, क्यों ऐसा बोला था कि अगर पानी बाल्टी भरी होती तो मछली उसमें से निकल कर नीचे आती। चलो अब देखो इसमें लिखना है। हाँ सर लिखाऊँ इसका आंसर। हाँ अब एक लाइन छोड़िएगा, ऐसा एक लाइन छोड़िएगा, ठीक। फिर इसमें लिखिएगा व्याख्या। यह अब लिखिए प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं भाई। हाँ ये लिखवा रहे हैं आप, लिखेंगे कवि सुमित्रानंद पंत कहते हैं, उसी में लिखना है, उसके नीचे जो आप लिख रहे थे उसी में पूरा लिखना है, ये इतना व्याख्या करना पड़ेगा, ठीक। और शब्द सीमा 100 बोला है, 150 बोला है, कभी कभी बोलता है देखो इसमें 100 सीमा शब्द इसमें नहीं बोलेगा, कविता में थोड़ा ज़्यादा होता है, कहानी वाला में शब्द बोल देंगे, एक लाइन में कितना लिखेंगे आप, लेकिन कम से कम 100 बात तो लिखना पड़ता है वहाँ पर। तो थोड़ा शब्द का भी ध्यान रखिए, शब्द किसे बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इन्हें बोले तो 2 लाइन में 8 का एवरेज आ रहा था, 8 24 25 कम से कम इतना तो लिखना ही पड़ेगा आपको। हो गया, लिख दिया आपने, इतना लिख लिया, इसका पूरा भावार्थ हो गया सर। चलिए ख वाले का आंसर देते हैं। चलो ख वाला प्रश्न लिखिए, व्याख्याकार चिंतित भ्रिकिट क्षितिज तिमिरांकित नमित नयन नभ वच्छादित, ठीक है। चलो इसको लिख लिया आपने। हाँ सर इसकी भावार्थ, तो भावार्थ में पहले क्या लिखेंगे, वही यह प्रस्तुत पंक्ति ऐसे लिखना पड़ेगा कि हमारी गोधली भाग 2 से लिखी कवि कौन है, सुमित्रानंद पंत है, और एक लाइन छोड़िएगा। इतना लिखने के बाद एक लाइन पूरा छोड़िएगा, मैं नहीं छोड़ पाया हूँ, जगह नहीं था मेरे पास, हमको याद नहीं पा रहा, मैं नहीं छोड़ा हूँ। एक लाइन छोड़िएगा, ये पंक्ति मैंने लिखना है आपको, ये वाला पंक्ति एक लाइन छोड़ के यहाँ से लिखना है। लिख लिया आपने। हाँ आपने यहाँ तक लिखने के बाद ये लाइन छोड़ा कि नहीं छोड़ा, उसके नीचे अपने इसको लिखा। अब लिखा है तो बस व्याख्या, इसमें कवि माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं मैं लिखवा रहा हूँ आपको। फिर वही बात, कवि अंग्रेजी शासन के अत्याचार एवं शोषण के लोग किसान से चिंताग्रस्त, माथे पर उदासी लकीर, वातावरण अंधकार से ढका हुआ है और उनका नयन आंसू से भरे हुए हैं। मुख की शोभा चंद्रमा से दी जाती है, लेकिन और दी जाती है, गीता को उपदेश देने वाली यह जननी आज मूर्ख बनी हुई है। हो गया सर, हो गया सर।
अब देखिए 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछा गया आपसे, ये तो बुक पूरा खत्म हो गया आपका। लेकिन देखो बच्चों बच्चों ये काफ़ी है, लेकिन नहीं देखो बच्ची, आपको ये भी पूरा सबका अर्थ पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए आपको मैं क्वेश्चन बैंक दिखा रहा हूँ, मैं तो बच्ची आपकी ईमानदारी से काम करूँगा बच्चे, इससे मुझे कोई धोखाधड़ी नहीं करनी है। देखिए आपको बोल, अच्छा बताओ ये वाला बुक में दिया है क्या? ये 2 क्वेश्चन पूछा गया है, देखो एक 2018-19 में, एक 2018 में। तो 18, 19, 20, 21, 22 पैटर्न तो सेम चल रहा है उसमें से। ये देखें 2 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। पहला क्वेश्चन, पहले हम एक क्वेश्चन की बात करेंगे। ये तो बुक में नहीं दिया था, लेकिन हाँ इसका अर्थ हमने पूरा पढ़ा था। वही पहला अर्थ है, पहला अर्थ उसी को लिख देना है। हो गया? चलो तो इसकी एक क्वेश्चन को नोट कीजिए। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखें। हो गया सर? हाँ चलो इसके भावार्थ लिखते हैं। लिखें, लिख लिया? हाँ सर 5 नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 5 नंबर। इसलिए भावार्थ बच्चा जी दिमाग में छपना चाहिए आपके। हाँ सर। इस बार बच्चा जी भावार्थ नहीं पूछा, इस बार पूछ रहा है आपसे 2 नंबर क्वेश्चन सप्रसंग व्याख्या करो। इसमें तो आपको पूरा डिटेल में व्याख्या लिखना पड़ेगा, किताब का नाम सब बताना पड़ेगा। 2 नंबर सवाल लिखें, ये भी डाल दीजिएगा। 2018 में पूछा गया है। निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्वेश्चन पढ़ लिखिए। हाँ सर हो गया, हो गया। इसका क्वेश्चन बच्चे मैं आपको यहीं से कराता हूँ किससे, क्योंकि मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छी लाइन लिखा हुआ है, तो आप बिल्कुल इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और बच्चे जी हमने कुछ पैसा खर्च किया है, कोई चीज़ क्वेश्चन बैंक लिया है, अपने मॉडल सेट लिया है, तो वहाँ से आप कुछ सीखते हो तो कोई उसमें बुराई नहीं है। मैं इसको रटना नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैंने पूरा अभी बच्चे जी हमने क्या पढ़ा, पूरा भावार्थ पढ़ा, पूरा कविता पढ़ लिया है, तो वहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, तो ये हमारे लिए कोई दुख की बात नहीं है। मैं आपको इसको किताब से रटवाना नहीं, इसको पूरा लिखे। देखो भावार्थ में कभी कभी पूरे इतना लिखना पड़ते हैं। बच्चे 5 नंबर क्वेश्चन को कम से कम आप पूरा 1 पेज लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब सब जैसे क्वेश्चन में नहीं मना किया हो, जैसे क्वेश्चन में मना कर देगा सभी शब्द में लिखे तो सब में लिखना, यहाँ तो मना नहीं ना किया कि सभी शब्द में लिखना है। 5 नंबर दे रहा है तो इसमें आपको ज़्यादा लिखना ही पड़ेगा। हो गया? हो गया आंसर क्वेश्चन? हाँ सर। चलो सर एमसीक्यू में चलते हैं। सर बहुत हो गया, बहुत हो गया सर, थोड़ा ऑब्जेक्टिव में गर्दा उड़ाइए ना। अरे ऑब्जेक्टिव हम थोड़ी ना उड़ाएंगे, तू सब गर्दा उड़ाए। देखना आपसे बच्चे एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा। तो पहले मैं टॉप 10 क्वेश्चन लाया हूँ अपने से ढूंढ कर। तो चलिए पहले मेरे टॉप 10 क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आ जाओ, तैयार हो जाओ, रेडी। अब लिख दो, अब अपने नोट्स में लिखो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव। चैप्टर का नाम भी दे दो, जिस चैप्टर को पढ़े उसी का ऑब्जेक्टिव। हो गया? चलो धराधर करो। तो निम्नलिखित में कौन छायावादी कवि हैं? अरे हमने पढ़ा था सर आज ही, छायावादी कवि क्या है, मेरे अपने ही हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं। लेकिन सर ने आपके लिए एक्स्ट्रा काम किया है, सारे जो भी ऑप्शन में दिए गए थे। गुरु नानक के बाद निर्गुण भक्ति कवि थे। रसखान कहते हैं संप्रदाय मुक्त। ये क्वेश्चन खूब पूछा गया, रसखान कैसे कवि हैं, रसखान कैसे कवि हैं। तो अभी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक। लेकिन हमने गुरु नानक क्या कहा? ये निर्गुण भक्तिधारा कवि हैं। रसखान का इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा है कि कैसे कवि हैं, तो कहिएगा संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त लोकप्रिय जातीय कवि हैं। और कवि सर इनका तो हो गया, अज्ञेय जी का तो याद रखिएगा, अज्ञेय जी ये आधुनिक साहित्य कवि हैं। कैसे कवि हैं? आधुनिक साहित्य कवि हैं। थोड़ा छोटा किया जाए, कट रहा है वर्ड। हाँ चलो, अब प्यारे जी को दिख रहा होगा। मैंने पूरा एक्सप्लेन भी किया है नीचे सर, आप भी कर लेना अपने नोट्स में। खाली हमको याद नहीं, रटना नहीं है। और रटेंगे हम लोग, फोड़ेंगे पूरी गेम को अच्छे से। अरे सर आज ही तो मरण देखें क्या, दिसंबर में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिसंबर में। दिसंबर एक जगह दिख रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। नीचे एक्सप्लेन भी कर दिया हूँ। 19 दिसंबर 1977 में इनका देहांत हो गया था। ये देहावासन का मतलब था कि देश से मतलब शरीर में कुछ ना रहा। इसको वर्ड थोड़ा घुमा दिया है। निधन भी लिखे तो कोई डरना मत। चिदम्बरा मैंने बोला था किसकी रचना है, तो आप जानते हैं सर, सुमित्रानंद पंत की रचना है। ये भी क्वेश्चन बताया था सर कि ग्राम्य से लिया गया है, भारत माता का शिक्षक कविता। सारे क्वेश्चन जल्दी वीडियो रखे करें, वीडियो रखे खुद से करें। देखा मैंने बोला कविता का लाइन भी आपको आना चाहिए। पूछ दिया ये लाइन किस कविता का है। अब बच्चे आज तो आप बता दोगे कि आपको आज ही आपने पढ़ा था, लेकिन सोचो ये कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए, लाइन पूछा गया है पेपर में, ठीक, तो ये भारत माता का है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा है 30 कोटि स्नातन तन पंक्ति यह किस कविता का शीर्षक किस कविता का है। ऑप्शन में दिखाऊँ आपको, इधर हो गया क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन हो गया, 6 का ऑप्शन इधर दिया है सर। तो बच्चे तो कर ही दिए होंगे, मेरे टॉप 10 के बच्चे हैं, तो एकदम टॉप 10 में आना है बिहार में, तो एकदम गर्दा बना के जितने बच्चे बन के दिखा बच्चे जी, थोड़ा टॉप 10 में आइए, थोड़ा सर का नाम अच्छा कीजिए। हाँ गुंजन किस कविता, अरे सर ये भी बताया था गुंजन किस कविता की रचना है, तो ये बिल्कुल ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है, आप करके आएंगे। चलो कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार कौन प्रवासिनी है भाई, कौन अपने घर में विदेशी ऐसी लगती है? अरे भारत माता लगती है। ये जापानी लोग थोड़ी ना, अपना ही माँ लगती है कि वो बिगानी लगती हैं। सबको उनका हक छीनसा गया है।
अरे सर फिर कविता कल्याण पूछ दिया है। चिंतित भ्रगित निम्न उन्होंने किस कविता से है विजय, किस यह शीर्षक किस कविता की है। एक वृक्ष की हत्या, मेरे बिना तुम प्रभु, लौट कर आऊँगा, भारत माता। आज तो तुम फटफट बता रहे हो, लेकिन ये आपके जीवन में ग्राम्या किन की रचना है, बहुत फेमस है, तो ग्राम्या तो इनकी ही रचना है, सुमित्रानंद पंत की है। अब चलते हैं बच्चे जी, हम आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन बैंक में, ऑब्जेक्टिव की दुनिया में। तो प्यारे वाले जी देखिए क्या करना है इसमें। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि सर ने करा दिया था, टेंशन मत लीजिएगा, उसको क्या कीजिएगा, बच्चा जी मैंने बोला था देखो जी पूछा गया है 23 में, अब इसको हाईलाइट करते चलेंगे हम लोग, बच्चे जी हाईलाइट करेंगे। मैं बोला क्या, देखो जीवनी तो भाई जीवनी होता है, इसमें आपको कम चोरी करनी नहीं है। तो हो गया था ये देखो युगपथ जो पूछ लिया है मैंने, थोड़ा मेरा गेस एक बार थोड़ा इधर उधर हो गया। मैंने इसको गेस किया था चिदम्बरा और लड़ गया पेपर में ये 23 में। मैंने 23 की पेपर देखा नहीं बच्चे जी, अभी तक नहीं देखा था, इसलिए युगपथ किसकी रचना है, तो भाई सुमित्रानंदन पंत है। चलो क्वेश्चन करते हैं अभ्यास फटाफट से, सही से आंसर निकालेंगे हम लोग। हाँ सर 22 कंपार्टमेंट में पूछा गया था, सुमित्रानंद पंत में मिट्टी की मूर्ति प्रतिमा उदासनी किसे कहा है, तो ये भारत माता को उन्होंने कहा था। हाँ सर नोट्स में करते चलिएगा इंक्लूड, हाँ सर करते चलेंगे। चलो युगपथ किस कवि की रचना है, तो युगपथ अभी हमने देखा सुमित्रानंदन पंत की है, और इन्होंने भारत माता शीर्षक को लिखा भी है। थोड़ा छोटा और करें क्या, चलेगा 30 कोटि संतान नग्न, यह पंक्ति की, अरे भाई 30 कोटि संतान नग्न है, आधे खाना खा रहे हैं, ये अभी हमने पढ़ा था, जस्ट भारत माता के हैं 30, ये पूछा गया है। कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार कौन अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है, तो ये तो क्वेश्चन में करा दिया हूँ, ये नोट्स में हो चुका है, ये हो चुका है नोट्स में, ये क्वेश्चन नोट्स में हो चुका है। और मैं 23 के क्वेश्चन से नहीं किया हूँ, गुंजन में भी मेरा क्वेश्चन लड़ गया है। गुंजन मैंने बच्चे 23 में पेपर में चेक किया हूँ, 23 के पेपर में चेक नहीं किया हूँ। गुंजन किसकी रचना है, तो ये भी अपने सुमित्रानंदन पंत की यह रचना है। किस कवि के कवि है, ये भी मेरे क्वेश्चन में है, सुमित्रानंद पंत किस युग के कवि हैं, तो छायावादी युग के कवि हैं। थोड़ा नीचे जा, पंत को किस रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, अरे भाई चिदम्बरा के लिए मिला था ना बच्चे जी, चिदम्बरा के लिए मिला था ना, इनको देख लेते हो एक बार। हाँ चिदम्बरा पर उन्होंने भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उनको, चिदम्बरा के लिए, चिदम्बरा पर उनको मिला था। ये क्वेश्चन अच्छा भी है। भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत किस काव्य संकलन से लिया गया, तो ये ग्राम्या से लिया गया है। किससे लिया गया है, ग्राम्या से। मेरे से पहले आंसर आपको करना है, और हम थोड़ा जल्दी से लेकर तो मैं बच्चे समय बचाता हूँ। आपको पता है कि सर जी आपके टाइम के बहुत इंसान अच्छे हैं, टाइम आपको बहुत। ग्राम्या काव्य संकलन की कविता पर किसका प्रभाव है, यथार्थवाद का, अरविंद का, गांधी जी का, अध्यात्म का। ये क्वेश्चन कैसे आ गया, काव्य ग्राम्य संकलन, थोड़ा इसको मैं देख लेता हूँ एक बार नोट्स में, बुक से आपका। अच्छा 9 नंबर क्वेश्चन मैं इग्नोर कर रहा हूँ, इसका कोई बुक में अपने से क्वेश्चन इन्होंने बनाया है, कोई ज़रूरत नहीं। प्रकृति का सुकुमार कवि किससे कहा जाता है, तो ये मैं तो कुछ नहीं कहूँगा भाई यहाँ पर। ऐसे पंत जी लिख रहे हैं, ऐसे हैं प्रकृति, तो हाँ ये तो है, सुविधा पंत का जी, अच्छा ये चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा था कि प्रकृति सौंदर्य के कवि हैं, कवि थे। भारत माता के संबंध में क्या सही है, शैलवासिनी, ग्रामवासिनी, अरे गाँव में निवास करती हैं। चलो कुछ क्वेश्चन नए हैं, इसको भी कर लिए। गीता प्रकाशन किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो ये भारत माता के लिए प्रयुक्त किया गया है। भारतेंदु शब्द का ये छोड़ दीजिए। क्रंदन का, ये अच्छा चलेगा, क्रंदन का अर्थ क्या होता है, 15 नंबर क्वेश्चन अच्छा रहेगा। क्रंदन का अर्थ क्या होगा, बुक से देखें, अर्थ तो बहुत सारा बुक में दिया है। क्रंदन रुदन होना, क्या दिया है, रुदन या रोना, ऑप्शन ए हो जाएगा। तप संयम कौन समास है, बीच में माइनस है, तो दीर्घ क्रंद है, द्वंद्व हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये तो पूछिए लिया है। उनका जन्म कब हुआ है, तो भाई मरण तो पता है, जन्म तो उनका पूरा 1900 में हुआ था ना, मैंने पढ़ा था कि इनका जन्म जो हुआ था पूरा 1900 में हुआ था, अल्मोड़ा में। जगह का नाम भी याद रखिएगा। मृत्यु तो पूछिए लिया गया है, दिसंबर में हुआ था, दिसंबर में।
हो गया। पंत जी का जन्म कहाँ हुआ? हाँ ये अच्छा, कौसानी अल्मोड़ा में, ये आ गया, अच्छा क्वेश्चन है। पंत ने महाकाव्य लिखा, पंत ने महाकाव्य लिखा, इन्होंने महाकाव्य भी लिखा है। ये प्रमुख काव्य कृतियाँ ये उच्छ्वास व्यंजन है। महाकाव्य तो नहीं दिया है इसमें कहीं, प्रमुख कृतियाँ में सब दिए हैं, महाकाव्य। ये क्वेश्चन छोड़ दें, 20 छोड़ दीजिए। पंत के पिताजी क्या नाम था? ये चलेगा, गंगादत्त। क्या था? गंगादत्त। माँ का नाम क्या था? सरस्वती, जो कब मर गई थी, इनके 6 घंटे जन्म के बाद मर गई थी। पंत ने 1916 में किस शीर्षक कविता लिखी थी? 1916 में क्या क्या क्वेश्चन किया है उल्टा पुल्टा, कोई जरूरत नहीं है। पंत जी के माता का क्या नाम था? ये चलेगा, सरस्वती। गंगा यमुना को कभी किसके मानकर प्रस्तुत किया है? भारत माता के 2 हाथों, भारत माता के 2 पैरों, भारत 2 आंखों से कीजिएगा ना, कि कुछ आंसू बज रहे हैं। 24 का सी हो जाएगा। तरु तरल निवासिनी के माध्यम से कवि ने कविता के भारत में उसे कैसा चित्र किया है? दीनता का, कटुता का, धर्मता। ये दीनता, गरीबी है ना, 25 का ये हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 26 पूछा गया, भारत माता के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? श्रेष्ठ मुख चंद्रमा से किया था, चंद्रमा से। और लगा था भाई इसको ग्रहण लग गया है, कंचन से। हाँ इससे किया था ना, 26 का डी हो जाएगा, 26 का डी 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 ठीक, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। भारत माता कविता कहते हैं, कविता में भारत का चित्र कैसा प्रस्तुत किया गया है? आदर्श, अर्थात काल्पनिक, इनमें से कोई नहीं। 27 का आंसर कीजिए तो, 27 का आंसर सी दिया है इन्होंने, यथातथ्य। इसका थोड़ा देख लीजिएगा अच्छे से नोट्स में, अपने को क्या बोलते हैं, एक बार इसको ब्रिलियंट चेक कर लेना। चलो यहाँ आते हैं। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? वचिन दोनों, जातीय अस्मिता की दृष्टि से। ये इस क्वेश्चन का शायद नहीं है, इस चैप्टर का, इस चैप्टर क्वेश्चन ये नहीं है। ये 28 छोड़ दीजिए। कवि के अनुसार भारत की आंखें हैं गंगा यमुना, हाँ ये हो जाएगा गंगा यमुना। युगवाणी किसकी काव्य कृति है? तो ये तो बिल्कुल स्मृतानंद पंत की हो जाएगी। भारत माता सारे जग की हैं, अरे माँ है, देवी बहन सभी। ये क्वेश्चन भी कुछ अजीब गजीब है, इन्होंने अपने से गेस किया है। हाँ ये सब बोर्ड वाले क्वेश्चन है। सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य की किस आकर्षित करता है? ये क्वेश्चन सही है। अध्यात्म की ओर, संकीर्णता की ओर, अतिवादिता की ओर, समाजवाद की ओर। 32 का आंसर कीजिए तो 32 का ए, 32 का डी दिया है, 32 का डी सही भी है। कि उन्हें पता था कि जो है, जो यथार्थवादी कविता की ओर नए उन्मेष की यथार्थवादी। हाँ ठीक दिया है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको हम हाईलाइट भी कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, देखो ये वाला लाइन पूछा है कि मानव सौंदर्य से उन्होंने समाजवाद की रिक्वेस्ट किया। कौन सा ये तो भाई प्रकृति कविता तो ही है। गीता का उपदेश दे दिया था। चलो जल्दी कर लें इसको। तो बीच में माइनस देखे तो भाई दीर्घ द्वंद समझ कहिएगा। दैन्य जरित अल्पक चितवन, ये फिर 23 का सवाल आ गया। कवि सुंदर पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतान है? 30 करोड़। 30 कोटि लिखा था ना बुक में, 30 करोड़। भारत माता कहाँ निवास करती हैं? गांव में। कहाँ निवास करती हैं? गांव में। 2 क्वेश्चन और दिए हैं और दोनों पेपर में पूछे गए हैं, दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं। चलो, सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? उदास घाटी की, उदारता की, सुख समृद्धि की, त्याग की। 40 का क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा बच्चे जी? तो उदास, बिल्कुल उदास थी। हाँ, सफल आज उसका संयम तप हो रहा है। यह तो हम ही पढ़ा था लास्ट में, ये तो भारत माता का है। चलो
बच्चे हमने करीब करीब 30-40 क्वेश्चन अभ्यास किया, जो कम नहीं होता है चैप्टर के लिए, और व्याकरण को अपने भी इसमें डील किया, उसके क्या बोलते हैं अर्थ को अपने ढंग से पढ़ा, तब से क्वेश्चन अब बन जाएंगे, इससे आपको डरना नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक शॉट में पूरी चैप्टर कवर कर देना, ऐसा लेक्चर आपको यूट्यूब पर जल्दी नहीं मिलता है, आपको कहीं जाकर देख लीजिएगा। तो जरूर आपको वीडियो को लाइक और शेयर कर देना चाहिए, और नोट्स जरूर बना लेना, तभी आपको ये पढ़ने का मतलब निकलेगा। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू सो मच, गुड बाय। अपना ख्याल रखिए, माता पिता का कहना जरूर मानिए। थैंक यू।